नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डिलाइटफुल कुकिंग चैनल और आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ एक एगलेस चॉकलेट केक की रेसिपी जो भी बनेगी बिना माइक्रोवेव ओवन की, गैस ओवन में बनने वाली एगलेस चॉकलेट केक। दोस्तों, इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि अगली वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ इसी एगलेस चॉकलेट केक की फ्रॉस्टिंग, जो होगी व्हिप्ड क्रीम की फ्रॉस्टिंग, और केक के ऊपर जो डेकोरेशन बनती है वो भी मैं अपनी अगली वीडियो में दिखाऊंगी। तो इस वीडियो को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फिर चलिए देख लेते हैं चॉकलेट केक बनाने के लिए हमें सामग्री क्या क्या लगेगी। यहाँ पर मैंने लिया है ऑल पर्पस फ्लावर, 1 कप मैदा लिया है। ये एक छोटी कप है तो छोटे कप की 1 कप मैदा लिया है। उसी कप की 1 कप ग्रैन्युलेटेड शुगर लिया है। उसी ग्रैन्युलेटेड शुगर को हमने यहाँ पर पाउडर बना लिया है, फाइन पाउडर। यहाँ पर लिया है कोको पाउडर, ये लगेगी हमें हाफ कप। इसी कप की हाफ कप हम कोको पाउडर लेंगे। 1 टीस्पून वैनिला एसेंस लेंगे, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, हाफ टीस्पून बेकिंग सोडा। यहाँ पे लिया है तेल, ये सनफ्लावर ऑयल है। आप कोई भी व्हाइट ऑयल ले सकते हैं जिसमें कोई गंध ना हो, स्मेल ना हो, वैसा ऑयल ले सकते हैं, लेकिन सनफ्लावर ऑयल से केक बहुत अच्छा बनता है। और लिया है चिल्ड वाटर। यहाँ पर मैंने दूध नहीं लिया है, दूध की जगह मैंने लिया है चिल्ड वाटर। और कोई इलेक्ट्रिक ब्लेंडर भी हमें नहीं चाहिए, ये हैंड व्हिस्क है, इसी से काम चल जाएगी। आपको ये मेजरमेंट हमेशा याद रखना है। अगर आपको 1 कप मैदा लेना है तो 1 कप चीनी लेना होगा और 3/4 कप तेल या बटर लेना होगा। बस इसी हिसाब से आपको चलना है। यहाँ पे मैंने ले लिया है एक बड़ी बर्तन और उसके ऊपर ये सील रख देते हैं। अब मैदे को हम छान लेंगे। ये पूरा मैदा सीप के ऊपर दे देते हैं और इसमें डाल देते हैं बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर। इसको थोड़ा इसी के ऊपर मिला लेते हैं और कोको पाउडर। ये सब चीज़ों को हम छान लेंगे। केक बनाने से पहले इन सब को छान लेना बहुत ज़रूरी होता है। ये देखिए, ये कोको पाउडर का जो लम्स ये चला जाता। अगर हम इसे नहीं छानते तो ये कोको पाउडर लम्स के साथ चला जाता। तो ये लम्स हमें तोड़ देना है। अब इसे थोड़ा सा मिला लेंगे और साइड में रख देंगे। इसका जो केक है वो बिना ओवन के बनने वाली केक है, तो उसके लिए मैंने प्रेशर कुकर लिया है। ये गैस में ओवन में बनेगी, गैस ओवन में बनेगी। तो उसके लिए मैंने 5 लीटर का ये प्रेशर कुकर लिया है। तो प्रेशर कुकर का जो ढक्कन होती है उसकी व्हिसल हम रिमूव कर देंगे और उसकी जो रबर होती है वो भी हम निकाल लेंगे। अब इस प्रेशर कुकर के अंदर ये एल्युमिनियम रैक हम डाल देते हैं। आप इसके नीचे रैक नहीं डालना चाहते हैं तो सैंड डाल दीजिए या फिर नमक डाल दीजिए, लेकिन वो नमक आप फिर से नहीं यूज़ कर पाएंगे। तो मैंने यहाँ पर नमक या सैंड कुछ भी नहीं डाला है, बस ये एल्युमिनियम रैक डाल देते हैं और ढक्कन लगा के हाई फ्लेम में गैस में चढ़ा दिया है। ये प्री हीटिंग टेक्निक है। बिना ओवन के जब केक बनती है तो प्रेशर कुकर की प्री हीटिंग टेक्निक है। इसको हम प्री हीट करने के लिए 5 मिनट के लिए बस हाई फ्लेम में रख देंगे।
यहाँ पे मैंने एक मिक्सी का बड़ा जार लिया है और उसमें पहले डाल देते हैं चीनी को। अब चीनी के ऊपर डाल देते हैं ये ऑयल। ये पूरा ऑयल हमने डाल दिया। इसके बाद डालेंगे ये नींबू का रस, जो मैं पहले बताना भूल गई थी। वो नींबू का रस इसमें डालना है। ये 1 टीस्पून नींबू का रस है। अब डालेंगे 1 टीस्पून वैनिला एसेंस। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा चिल्ड वाटर, बस थोड़ा सा, ज्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा। इन सारी चीजों को हम मिक्सी में घुमा लेंगे। ये चीनी, पानी और तेल पूरा घुल गया है। अब इसमें हम और ज्यादा पानी अब नहीं डालेंगे। इसको निकाल लेते हैं एक बड़ी बर्तन में। ये जो मैदे का मिक्सचर हमने पहले बनाया था उसमें डाल देते हैं बस 1 चुटकी नमक। अब इस मिक्सचर को हम आहिस्ता आहिस्ता मिलाते जाएंगे इस चीनी के घोल में। ये मिक्सचर मैंने पूरी तरह से मिला लिया है और देखिए ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसी। मैं फिर से दिखा देती हूँ, ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। मैंने पहले से ही एक स्टील की बर्तन को रेडी करके रखा था। इसके अंदर बटर पेपर डाल दिया और पूरी बर्तन को बटर से ग्रीस कर लिया है। तो इसी में हम बैटर को डालेंगे। मैंने ये पूरा मिक्सचर इसमें डाल दिया है, पूरा बैटर इसमें डाल दिया है। देखिए आधा बर्तन खाली है। आप ऐसा ही एक बर्तन लीजिए जिसमें बैटर आधा भरे और आधा खाली रहे, क्योंकि ये फूलेगा। इसको थोड़ा टैप कर लीजिए बेक करने से पहले। अब इसको डाल देते हैं प्री हीटेड प्रेशर कुकर के अंदर और ढक्कन लगा देंगे। ये याद रखिएगा, ढक्कन में सीटी नहीं होनी चाहिए और रबड़ नहीं होने चाहिए। और इसे मीडियम फ्लेम में छोड़ देंगे आधे घंटे के लिए। केक ये बनके रेडी हो चुका है। अब पता कैसे लगाना है कि केक रेडी हो चुका है, तो आप ऐसा एक स्क्यूअर या फिर कोई टूथपिक लीजिए और इसे केक के अंदर इंसर्ट कर दीजिए। अगर क्लीन निकल के बाहर आता है तो आपका केक हो चुका है। यहाँ पर मेरे स्क्यूअर्स जो है वो क्लीन बाहर आ चुका है। देखिए, इसका मतलब केक
हो चुका है। केक को मैंने बाहर निकाल के रख दिया है और थोड़ी देर के लिए बाहर छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। ये जो केक है ये ठंडी हो चुकी है, तो अब इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो उसके लिए प्लेट को इसके ऊपर रखते हैं और इसे पलट देते हैं। ये देखिए केक निकल के बाहर आ गया है। अब इसकी बटर पेपर जो है इसे हटा देते हैं। देखिए केक कितना मॉइस्ट और सुंदर बना है। इसमें ना तो मैंने बटर यूज किया है और ना दूध। आप नींबू के जगह इसमें दही भी यूज कर सकते हैं, लेकिन पानी यूज करने से क्या होता है कि केक की लाइफ बढ़ जाती है। आप केक को ज़्यादा दिन तक बाहर रख सकते हैं। दूध देने से बाहर ज़्यादा दिन तक केक को नहीं रख सकते। ये फ़ायदा है इसका। केक की ऊपर के हिस्से को मैंने ट्रिम कर दिया है इस छुरी के सहायता से, और आप देख सकते हैं कि अंदर भी बहुत मॉइस्ट बना है ये केक। इस केक को मुझे डेकोरेट करना है और मैं अगली वीडियो में इसकी फ्रॉस्टिंग दिखाने वाली हूँ। आप देख सकते हैं मैंने इस केक को बीचों बीच काटा है और 2 इक्वल पीसेस बनाए हैं फ्रॉस्टिंग के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद मैं दिखाने वाली हूँ इसी केक की फ्रॉस्टिंग जो होगी व्हिप्ड क्रीम फ्रॉस्टिंग। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहुंचे। देखने के लिए धन्यवाद। फुल कुकिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ इस केक की डेकोरेशन जो होगी गनाश से और बाई कलर फ्लावर से। बाई कलर फ्लावर बनेगी व्हिप्ड क्रीम से और गनाश बनेगी डार्क चॉकलेट से। तो डार्क चॉकलेट गनाश हम आपको बनाना दिखाएंगे और इसमें एक मिरर ग्लेज इफेक्ट भी आएगा। इसको मैंने सिल्वर बॉल से भी सजाया है। तो आइए देखते हैं कैसे इस केक की डेकोरेशन किया जाता है। ये मेरा एगलेस चॉकलेट केक है जो मैंने घर पे बनाया है। आप अगर ऐसा ही एगलेस चॉकलेट केक बिना ओवन के घर में बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, वहाँ पे मैंने लिंक शेयर किया हुआ है और उस लिंक पे आपको दिख जाएगा कैसे घर में आसानी से ये केक बना सकते हैं। अब केक की जो ऊपर की हिस्सा है उसको ट्रिम कर देते हैं। ये अनइवन हिस्सा है तो इसको हम काट देते हैं। देखिए ऐसे एक बार में ही ये कट जाती है। तो मैंने एक इवन सा सरफेस बना दिया है। मैंने केक का एक हिस्सा काट लिया है। अब टूथ फ्लैग से कैसे आप केक को आसानी से काट सकते हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। मुझे इतना हिस्सा चाहिए तो मैं इसे पहले बिठा लेती हूँ ठीक से और आपको ट्विस्ट कर देती हूँ। एंड तक आपको खींचना है। बस कट गया। ये देखिए एक इवन सा लेयर कट गया। तो केक को मैंने 3 हिस्सों में बांट लिया है। ये मेरा 2 हिस्सा है और ये 1 हिस्सा है। मैंने यहाँ पे एक केक बोर्ड ले लिया है और उसके ऊपर थोड़ा सा व्हिप्ड क्रीम लगा देते हैं ताकि केक ठीक से चिपक जाए। बस थोड़ा सा। उसके ऊपर मैं पहले एक हिस्से को रख देती हूँ।
सिरप डाल रही हूँ। केक को फ्रॉस्टिंग से पहले थोड़ी सी ये वाटर बाथ देना जरूरी होता है। मैंने व्हिप क्रीम पहले से ही बना के रखा है। अगर आपको जाननी है कि आपको कैसे व्हिप क्रीम बनानी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, वहां पर मैंने लिंक शेयर किया हुआ है। ये वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसीलिए मैंने इसको पहले से ही बना के रखा है। तो थोड़ा सा लेंगे और इसके ऊपर डाल देंगे। और इस स्पैटुले से इसको फैलाते जाएंगे। दोस्तों, अगर आप प्रोफेशनल है तो मुझसे ज्यादा अच्छा बना सकते हैं इसको, लेकिन मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ इसीलिए मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है। लेकिन बिगिनर्स के लिए ये बहुत ही अच्छा है क्योंकि मैं सारी टिप्स और ट्रिक्स आपको बताती जाऊंगी। आपको घुमाते हुए फैलाइए, इससे आपको ये क्रीम फैलाने में आसानी होगी। इसे एंड तक फैलाना है। और बस इवन सा एक कोटिंग देना है। ये देखिए, अब इसके ऊपर मैं केक की और एक हिस्से को रखने वाली हूँ। ये और एक हिस्सा मैंने रख दिया। अब इसे भी थोड़ा वाटर बाथ दे देते हैं, ये शुगर सिरप। फिर से वही प्रोसेस। ये दूसरा हिस्सा भी कवर हो गया है क्रीम से। अब मैं इसके तीसरे हिस्से को रखने वाली हूँ। बहुत ही हल्की हाथों से इसे लगाइए ताकि केक आपका टूट ना जाए। देखिए, ये 3 लेयर हो चुकी है। अब बारी है केक को कवर करने की, वो भी ये व्हिप्ड क्रीम से। ये देखिए, मैंने ऊपर के हिस्से को भी कवर कर रही हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने इस केक को पूरी तरह से कवर कर दिया है ये पिंक कलर की व्हिप्ड क्रीम से। और ज्यादा परफेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं इसके ऊपर गनाश डालने वाली हूँ, चॉकलेट गनाश। तो बस सिर्फ इसके ऊपर के हिस्से को स्मूथ कर दीजिए और हल्की हाथों से इसकी साइड को थोड़ा सा स्मूथ कर दीजिए। बस देखिए, ये हो गया है। और मैं यहाँ पर कोई भी स्क्रैपर की यूज आज नहीं कर रही हूँ। देखिए, इस केक की नीचे के हिस्से में जो मिस हुई थी वो पेपर टॉवल से मैंने इसको हटा दिया है, क्लीन कर लिया है। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दूंगी सेट होने के लिए। चलिए गनाश बनाते हैं। और उसके लिए मैंने उबला हुआ पानी लिया है, ये पानी उबल रहा है। तो इसके ऊपर मैं इस बोल को रख रही हूँ जिसके ऊपर मैंने 100 ग्राम के करीब कोको कंपाउंड लिया है। ये डार्क कोको कंपाउंड है और देखिए ये पिघलने लगी है।
आज मैं गनाश क्रीम से नहीं दूध से बनाऊंगी, क्योंकि मेरे पास क्रीम अवेलेबल नहीं है, तो मैं दूध से बनाऊंगी। रूम टेम्परेचर में रखी हुई दूध को ही लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी, बहुत ही थोड़ी सी दूध डाल रही हूँ, करीब 1 टेबलस्पून। क्रीम अगर आप डालना चाहते हैं तो आप 2 टेबलस्पून डालिएगा, लेकिन दूध अगर आप डाल रहे हैं तो 1 टेबलस्पून डालिएगा। देखिए ये चॉकलेट पिघल रही है। देखिए ये गनाश हमारा बनके तैयार हो चुकी है और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। ऐसे अगर आप इसे स्पैटुला से उठाते हैं तो ये गिर रही है, ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी है। इसको थोड़ी सी ठंडा कर लेते हैं और इसको पाइपिंग बैग में भर लेंगे। गनाश को पूरी तरह से ठंडा नहीं करना है, बस ल्यूकवार्म रखना है, इसीलिए इसको थोड़ा हिलाइए और ये ल्यूकवार्म बन जाएगी। दोस्तों गनाश हमारी थोड़ी सी ठंडी हो चुकी है, लेकिन दूध मिलाने से देखिए इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल वैसी ही है। तो हम इसे पाइपिंग बैग में डाल देते हैं। दोस्तों अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। देखिए ये ग्लास में मैंने पाइपिंग बैग को रखा हुआ था और ये देखिए कितनी आसानी से ये भर गई है। अब हम इसकी नीचे की हिस्से को थोड़ी सी काट देंगे, लेकिन उससे पहले केक को फ्रिज से बाहर निकाल लेते हैं। देखिए केक को हमने बाहर निकाल लिया है और गनाश को गर्मा गर्म केक के ऊपर मत डालिएगा, केक खराब हो सकती है। तो थोड़ी सी ठंडा कर लीजिए पहले। देखिए गनाश को फ्रॉस्टिंग के ऊपर डाल दिया है पाइपिंग बैग की मदद से। अब एक स्पैटुले की मदद से इसे थोड़ा फैला देते हैं। देखिए केक की ऊपर में ये गनाश को हमने पूरी तरह से फैला दिया है और जहाँ पर थोड़ी सी टचअप की ज़रूरत है वहाँ पाइपिंग बैग की मदद से फिर से थोड़ी टचअप कर देते हैं। और देखिए केक के ऊपर एक मिरर ग्लेज जैसा इफेक्ट भी आया है। ये दूध यूज करने का यही फायदा है। और देखिए केक की साइड में एक ड्रॉपिंग डिजाइन भी बन चुकी है। ये एक ड्रॉपिंग डिजाइन केक के साइड में बन चुकी है। फ्लावर की डेकोरेशन के लिए मैंने येलो व्हिप क्रीम तैयार करके रख दिया है। अब व्हिप क्रीम डालने से पहले मैं पाइपिंग बैग में थोड़ी सी रेड कलर डाल रही हूँ डायरेक्टली पाइपिंग बैग में। अब इसके ऊपर मैं येलो व्हिप क्रीम को भर दूंगी। केक को हमने फ्रिज से बाहर निकाल दिया है और यहाँ पर थोड़ी सी येलो क्रीम लगा दिया है। यहाँ पर हम फ्लावर की डेकोरेशन लगाएंगे। देखिए मेरी पाइपिंग बैग भी रेडी है और इस तरह की एक नोजल मैंने लगा लिया है। अब इस तरह से फ्लावर बनाएंगे। नोजल की जो वाइडर पार्ट है वो आपको नीचे की तरफ रखनी है और हाथ को घुमाते हुए
नीचे से ऊपर तक ले जानी है। ये देखिए। ये हमारी एक फ्लावर बनके रेडी हो चुकी है। अब ये लिफ्टर से हम इसे उठाएंगे, ये देखिए, और यहाँ पर रख देंगे। देखिए, एक फ्लावर को हमने रख दिया है। अब इसी तरह और 2 फ्लावर बना लेंगे। ये देखिए, हाथ को कैसे घुमाते हुए मैं ले जा रही हूँ और ये पंखुड़ियाँ बन रही है। ये देखिए। ये देखिए, ये फ्लावर भी बनके तैयार हो गई है। ये देखिए, हमने तीनों फ्लावर लगा दिया है और कितना खूबसूरत ये दिख रहा है। देखिए, फूल इसके बन चुके हैं। अब बनाएंगे इसके पत्ते। तो उसके लिए हमने ऐसी एक नोजल और व्हिप्ड क्रीम ग्रीन कलर की बना के रेडी कर रखी है। तो ये हम यहाँ पर डिजाइन बनाएंगे पत्तों की। देखिए, ये पत्तों की डिजाइन भी हो चुकी है। यहाँ से और एक पत्ता लगा देते हैं। ये देखिए, ये पत्तों की डिजाइन भी हो गई है। केक की डेकोरेशन को पूरा करने के लिए मैंने यूज़ किया है एडिबल सिल्वर बॉल्स, जो मैंने ऊपर से डाल दिया है। केक को काटने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा ये केक। ये गनाश के साथ और बाई कलर फ्लावर के साथ ये केक हमारी रेडी हो चुकी है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद। Hi friends, this is chocolate overload cake that I am making today and sharing this recipe with you. This is so much irresistible and tasty and easy to make. So let's do it and check it out, and I can guarantee you will like it. Here I have taken a big bowl and into this I have placed a sieve, and now I am going to take all the dry ingredients in the sieve. You have to take the flour at the level of your cup. Here I am taking 2 cups of plain flour. This is very important to measure everything in the same cup. Here the cocoa powder is going in. This is a half cup of cocoa powder that I have added. And now this is 1 teaspoon of baking powder that I am adding, and half a teaspoon of baking soda. Now I am going to shift all these things. Shifting of dry ingredients is very much important in case of baking because it will prevent the impurities to be going in, or it will also prevent the lumps to be formed in the batter. I am breaking the lumps with the help of this spoon, and you can see the impurities are taken out. So the mixture is ready, and you can call it a chocolate cake premix. You can put this mixture in a container and keep this ready and use whenever you need. Only you have to add some sugar, butter, milk or eggs. Here in another bowl I am taking 1 cup of powdered sugar. This is regular sugar to be powdered, and another cup of brown sugar. You can add 2 cups of powdered sugar if you do not find brown sugar at your place, and mix it well. And I'll just keep it aside and move on to the next step. Here I am making the cake tin ready. I have some melted butter here, and I am greasing this cake tin with the melted butter
With the help of the silicone brush, I am just spreading the butter all over to the cake tin. And now I am going to sprinkle some flour or the cake premix powder and dust away all the excess flour by tapping it, and also cover the flour in the sides like so. And if you do not have the butter paper in your house or parchment paper, this is the solution. Your cake tin is ready and the cake will come out easily. Here in another mixing bowl, I am taking 3 eggs. If you are taking 2 cups of flour, you have to take 3 eggs. Otherwise, you can take 1 cup of milk or 1 cup of curd if you are not taking eggs. Now, into this, I am going to add the sugar mixture which previously I kept ready, and with the help of this hand whisk, I am just mixing the egg and sugar all together. Now here I am going to use hand blender today instead of electric beater or the expensive electric blender that is used for cake making, and believe me, it will make your task easier and sugar will be dissolved quickly. You can see the bubbles are coming. Now at this stage I am going to add some condensed milk. This is 2 tablespoons of condensed milk that I am adding, and again blending it. Now I am adding the vanilla essence. It will eradicate the bad smell of the egg, and I am adding approximately 1 teaspoon of vanilla essence, and now again mixing it. The batter has now become thicker and sugar is well dissolved. And now I am adding the sunflower oil to this. This is 1 cup of sunflower oil that I am adding. And sunflower oil is the best option while you are not using butter. If you want to add butter, you can add 100 gram of melted butter, but not hot butter, because I have added eggs to this batter and it will start cooking immediately. The airy mixture is ready. Now I am adding the cake premix powder batch by batch, not all of a sudden. And with the help of a spatula, I am just folding in. I am using the cut and fold method and just scraping the sides and bringing the batter to the center. That is called cut and fold method, and this will take couple of times. Now I am adding the second batch of the flour, and again I am using the cut and fold method, and I have to continue this process until the flour combines all together into the batter very well. Now the mixture is ready, and into this batter I am going to add this chocolate peanut butter. Well, you can add only peanut butter or almond butter, whichever you have in your home. I am here using this 2 tablespoons of peanut butter, chocolate peanut butter, that I am adding to this batter. This will add a very nutty flavor to your chocolate cake, as well as it includes some chocolate in the peanut butter, so it would be chocolatey also. I am mixing it well, and now I am adding some roasted almonds, chopped almonds, and some chocolate chips. These are dark chocolate chips. The quantity I am not telling you. This is as per your requirements and how much nutty the cake you want to make. Again, I am folding this all together with this batter. Now I am pouring this batter to the cake tin which I have kept ready earlier. And you have to keep ready your cake tin before you mix the ingredients all together. Meanwhile, my oven is preheating at 180 degrees Celsius, and on the top I am sprinkling some almond flakes to decorate it. You can also use other nuts if you do not have almond flakes at your home. And now
tap it to settle it down and put it in the oven for 35 minutes. After 35 minutes, you can see the cake is well baked and some cracks are seen on the top. That means the cake is well baked. Now you should cool down the cake completely before demolding it. It is not cooled down now, but I am just moving a knife to the sides of the cake so that the cake could come out easily. I am just trying to release the sides, and with the help of a plate I am flipping it over and it should come out easily. I am just tapping it and I think it came out. Yes, it came out so easily, you can see, and this is smoking hot. But I suggest not to demold it when it is hot, and with the help of another plate I am just flipping it over once again to bring the front side up and leaving it for some time. Now I am trying to cut a piece from the cake to show you inside out. It is still smoking hot, and I once again suggest you not to cut the cake when it is hot. It may break down, and you can see the sponginess of the cake, and I am so much impatient to show you the cake from the inside, so I cut it away. But please, you do not do it. By the look of the cake, you may understand how tastier it could be. And if you really like this video, then you may subscribe my channel to get such other exciting recipes. And thanks for watching. Hi friends, I am making today caramel apple and cinnamon cupcake. And if you love the flavor of cinnamon and apple, this video is definitely for you. So let's do it. In a gas oven, I have placed a non-stick tawa, and into this I am adding butter around 1 tablespoon, and into this I am adding the chopped apples. This is 1 large apple chopped, and saute this for some time in medium-high flame, and then I am adding 2 tablespoons of brown sugar to this. You can add white sugar also. I am adding brown sugar and I am not adding any water, and saute this for some time in this tawa and lower the flame. You can see the sugar is melting and eventually it will caramelize. Now I am going to cover it with a lid and cook it in this way in a low flame. Meanwhile, I am taking 1.5 cup of plain all-purpose flour in a sieve and 1 teaspoon of baking powder and half teaspoon of baking soda and half a teaspoon of cinnamon powder, and shift it to a large bowl, and it will prevent forming any kind of lump in the batter. Mixing all this with a spoon, and now I am transferring this into another bowl and keeping it aside. After a few minutes, I am uncovering the pan, and you can see the apple is cooked and well caramelized. Now I have to cool it down completely before adding it to the batter. So I am keeping it aside and off goes the flame. In another big bowl, I am taking 2 eggs, and if you are not taking eggs, then you can add half a cup of curd. Now into this I am adding 1 cup of powdered sugar and half cup of brown sugar. You can see that I am using the same cup, and whisk it well and mix all together. Make sure that they are combined well, and now in this batter I am adding 1 cup of sunflower oil. You can see that again I am using the same cup. This is very important to measure everything in the same cup or same bowl. And now I am using a hand whisk to mix all this together and combine this well. And now I am adding half a teaspoon of vanilla essence to this batter, and again whisk it well and move your hand really fast so that the air could incorporate, and you will see eventually some bubbles will arrive in this batter. The airy batter is ready, and now time to mix the dry ingredients, that is the flour mixture which I kept aside.
and mix it with a hand whisk. I am using the hand whisk. You can use your hand blender, electric blender, anything you have in your home, and mix it well and move your hand fast, and you can see the consistency of the batter. Now into this I am adding the roll oats. It is 3/4 cup of oats that I have added. Now I am adding some nuts, some chopped almonds and cashews, and again I am mixing this well. Now you have to fold all this. I am adding some almond milk, around half a tablespoon, but this is optional. And now goes the star ingredient, that is the caramel apple. Make sure that the caramel apple is absolutely cooled down. Now I am folding it with the help of a spatula, and the batter is ready for baking. Now you will need this type of cupcake baking tray for baking cupcakes in microwave oven, and I have placed these paper cups in these molds, and I will pour the batter in these paper cups to bake these cupcakes. Now the batter is going in to these paper cup molds, and my microwave oven is preheating in 180 degrees Celsius, and after filling all this, tap it for a while and put it in the microwave oven for 20 minutes. Baking is done, and after 20 minutes they came out well. And now after cooling down, I am just showing you how it came out, and I am demolding the paper cups, and you can see the cupcakes are baked very well, and the oats and the caramel apples are also seen from the outside. After having a bite, you can see from the inside, and it is very soft. You can see the spongy cake, and it will melt in your mouth. If you like this recipe and this video, you can subscribe my channel for other exciting recipes. And thanks for watching this video. Hey friends, today I am making eggless red velvet cake without adding chocolate powder, and this is going to be so yum. So let's begin. Here I have taken a large bowl, and into this I am taking in some salted butter. This is 100 gram of salted butter that I am taking in, and this is soft butter. The butter has been kept in room temperature for about an hour, and into this I am going to add powdered sugar. This is 1 cup of powdered sugar. You can take brown sugar or jaggery powder or caster sugar as well. It is up to your choice. Now I have to cream this with the help of this electric beater. Beat this until it becomes creamy. I have to beat this in high speed, and you can see within few minutes the cream is formed and peaks are coming, and the sugar is dissolved into butter. And now I am adding a little milk to this cream, around 2 tablespoons, just to lighten the mixture. And again I am beating it in a high speed just to combine all these things together. You can use soya milk or almond milk in place of cow milk if you are allergic to it. And now I am going to add 3/4 cup of curd to this mixture, and 1 teaspoon of synthetic vinegar, and for essence I am using butterscotch essence. I like the butterscotch flavor in this cake, so I am using it. You can use any flavor of your choice, like vanilla or mixed fruit or anything else. Now everything is combined together, and this is the time when I should add the dry ingredients to it. This is a self-raising flour, and I will show you how to make it at the end of the video. This is 3/4 cup of self-raising flour that I am taking. The same cup I am using with which I have measured the sugar previously, and I have to add this flour batch by batch and not all of a sudden together.
and you have to just fold it in this mixture and not over mix it. Just slowly add the flour and keep on folding slowly and very slowly. I am using a silicone spatula for folding the flour in the mixture, and you can see I am using the cut and fold technique, and I am adding some milk as I feel the batter is thick. Now I am adding the color. This is red color and I am using the gel food color. It requires very little, and if you are using liquid food color, then the amount of food color may vary, and it may require 1 teaspoon or 2 teaspoon. Keep on folding the color in this mixture. Now the cake batter is almost ready, and now at this stage I am adding half a teaspoon of cinnamon powder. Now this is optional, you can skip this, but I am using this as it works as a good preservative and nothing else. Now fold it well. My microwave oven is already preheating at 180 degrees Celsius. And now here is the cake tin, and I have lined it with the butter paper at the bottom. And I have taken a large cake tin. This has a wider surface as I am making one tier cake. I need a wider surface of the cake. So I am making one tier cake, and I will also going to show you how to decorate the cake. So keep on watching this to the end, and with the help of the spatula I am just spreading the mixture all over to the cake tin. It looks like a velvet like mixture, that is why it is called red velvet cake. And now this is ready to put in the oven. Now the cake has been baking for 35 minutes in 180 degrees Celsius, and I think it is done. I am piercing a toothpick and this came out clean, so this is done, and now I have to take it out. You can see some cracks on the surface. That is perfectly alright. That means your cake is well baked. After cooling down, I am demolding the cake, and you can see this is a perfect one tier cake with a wider surface, and this is a very moist cake. And now I am demolding the bottom part also, removing the butter paper, and look at that, so spongy, so soft a cake has formed. Now I am spreading some sugar syrup on this just to keep it moist. Now I am keeping it aside and taking 2 cups of whipped cream, which I have been keeping it in a room temperature, and into this I have to add 1 cup of powdered sugar, but not all of a sudden. I am adding this batch by batch gradually, and I have to blend it in a higher speed. Just keep on adding the sugar in intervals of 1 minute or 2 minutes. Please note that I am using here unsweetened whipped cream. If you are using a sweetened whipped cream that is added with sugar, then you do not have to add any sugar. Keep on blending this whipped cream until the peaks are coming, and eventually you can see that the peaks are coming. You can see the peaks. That means the cream is done and it is not coming out from the bowl. Now I add this whipping cream into a piping bag, and I cut the bottom of the piping bag, and this is the easiest way to cover the cake with the cream, and I'm just following this technique to show you how you can easily cover a cake. Just keep on moving your hands and eventually the cake will be covered, and with the help of a spatula just spread it over and smooth it, and keep on scraping. Just smooth the sides also, and the cake will eventually covered with the whipped cream. I am trying to even out the surface of the cake, and you have to rotate
the table with your one hand, and with the other you have to keep on scraping the sides and the surface of the cake, and eventually you will see the cake is covered and this is done. In another piping bag, I have taken whipped cream with dark pink color, and I am making a design on a heart shape, which you can see on the surface of the main cake, and this is how the heart will look like. Now in another piping bag, I have taken yellow colored whipped cream and placed a nozzle which will make this type of design. For the next design, I have taken this nozzle, and this nozzle is used for making basket designs on cake, and I am just making this type of designs on the sides of the cake. Now here I am making some roses with whipped cream of multiple colors. You can see so many colors on the rose, and with the help of the scissor I am placing it on the yellow cream, and I have placed a number of roses on the cake, and this is color spray, metallic color spray, golden in color, and I'm just sprinkling it on the flowers only, just to give them a metallic look. And you can see the roses are looking so beautiful. Now here I'm making the design of the creepers with the help of green color whipped cream. There is some detailed video on whipped cream decorations in my channel, where you can watch how you can make flowers with whipped cream, roses of multiple colors with whipped cream, and how you can apply color to the whipped cream. Everything you just watch out in the description box or see the suggested video above. Now just look at the cake. The decoration of the cake is complete now, and I'm showing you every single sides of the cake. You can subscribe my channel to have other exciting recipes. Thanks for watching. Hello, today you will be watching semolina rose cake or suji cake, and there is no refined flour which I used. I only used wheat flour, and I'll be showing you caramel sauce also, which can be used in various ways. And if you are new to my channel, please subscribe my channel to get the notification of newly uploaded videos, which are very interesting to watch. This cake is absolutely vegan and no egg is used, so let's do it. Here I am taking 1 cup of semolina, fine in grain, and if you do not find a grain that is very fine, you can grind it to the fine one. Now into this I am going to add 2 pinch of salt. Salt will adjust the sweetness of the cake. And now I am going to add the sugar, 1 cup of fine sugar. This is castor sugar used for baking, but you can use powdered sugar as well, and mix it well. Now I am going to add yogurt. This is also 1 cup of plain yogurt or curd, and 1 cup of full fat milk. You can also use toned milk, it is up to you, your choice. Mix it well, and you will find the mixture quite liquidy, as because I am going to rest it for at least 20 minutes, and by this time the semolina will soak some of the moisture. So it is very important to make this mixture slight liquidy. You can see this is a very liquidy mixture. Now use a hand whisk and make sure there is no lump. Now I am keeping this aside for 20 minutes. Meanwhile, I made the cake tin ready. If you do not have parchment paper or butter paper, not to worry, just brush it with some butter and dust some flour. That's all. I am keeping it in the refrigerator and bringing the batter back. Now let me show you how the batter consistency looks like. You can see the liquidity of the batter is somehow less. Now into this I am adding clarified butter or ghee. You can use melted butter or simply white oil as per your choice.
Now mix it well with a hand whisk, and now I am going to add 3 tablespoons of wheat flour. Not refined flour, just add wheat flour, that's all. Mix it well and make sure there is no lump. Now here goes the almond butter into this batter. 2 tablespoons of almond butter that I am adding. This is absolutely optional, you can skip this, or you may add any nut butter of your choice. Actually in Persian semolina cake, almond flour is used, but here I do not have the flour, so I am adding the butter. Now I am adding few drops of rose essence, as this is a rose semolina cake, and adding cardamom powder, making a smooth batter with this hand whisk. The flavor of cardamom really goes well with this cake. Now this is the homemade rose syrup that I am going to add in this batter. Now there is a very interesting video of homemade rose syrup in my channel. If you want to watch this in my channel, you can see the I button above or go and check the link in the description box. Now the color of the batter has entirely changed after adding the rose syrup, and this rose syrup is a low cost rose syrup. The market bought rose syrup is very high in cost. You can actually make it in home very easily. Now I am adding the raisins and chopped almonds and some chopped pistachios. Now a very slow and gradual movement of your hand is required to mix the chopped nuts in this batter. Now I am adding the baking powder at the end of the all procedure. Do not leave the baking powder in a batter for a long time, as you will end up making a very hard cake. That's why I am adding this at the end of the procedure. Add the batter in the cake tin as quick as possible, and now tap the cake tin for a while to settle the batter down. Here I already preheated a pressure cooker and an aluminium rack inside it. And now I am placing the cake tin with the batter very carefully inside. For the lid, you do not have to add the whistle and the rubber around it. And now I am going to close the lid of the pressure cooker like so. This cake takes a little more time to bake, so you will be needing 30 or 35 minutes to bake in a low flame. While the cake is baking, let's make the caramel sauce. For that, I am placing a pan on a heat, and now I am adding 1 cup of sugar, and into this I am going to add a little water, just a little water, and now in a high flame let the sugar melt. Keep the flame in medium-low, and within few minutes you will notice the sugar is caramelized and a very golden brown color has arrived. And now into this I am going to add half a cup of fresh cream. Due to extreme heat, I am just taking it away from the gas for a few seconds, and now I am going to add a little water again. Keep on stirring continuously, otherwise it will stick to the pan. And now I am going to add few drops of vanilla essence. Mix it well and scrape the sides, and the sauce is ready. This sauce can be used in various ways. You can add it on ice creams, you can add it on cookies, and you can add any other things you like. I am adding a pinch of salt. Salt will add just the sweetness of the sauce. I will allow the sauce to cool down before refrigerating or store it. So off goes the flame. And now after cooling down, the sauce will look like this. Here is a sterile glass jar, and the sauce is added in this glass jar. You can keep this caramel sauce in the refrigerator for at least 2 weeks. It's been 35 minutes and you can see the cake is well baked. And how to know the cake is baked? Spears a skewer and it came out clean. So your cake is well baked and the sides of the cake is naturally released. That means the cake is really very well baked. The color of the cake on the surface is slightly changed. That is all right. And the cake is cooled down now, and I am flipping it over, and you can see it came out neat and clean. This is the cake, which is very lucrative.
Now for the glaze on the cake, I am using the caramel sauce which I brought out from the refrigerator, and I am spreading it all over on the cake. And now you can see the cake is ready. Just to increase the attractiveness, I am also adding the chopped pistachios on the top. And the cake is absolutely ready. After cutting it, I am just showing you the inside out. It is so soft, and just see how beautiful the color has arrived, and the spongy too. The cake is absolutely ready to serve, and if you are still watching this, that means you like this video very well. So subscribe my channel, and thanks for watching.